हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th इकोनॉमिक्स का 18 चैप्टर हाउ डज प्रोडक्शन टेक प्लेस इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रोडक्शन क्या होता है, जहां पे रॉ मटेरियल्स को यूज करके कुछ फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हमको देखना है। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 9th सोशल साइंस का। तो स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्शन प्रोसेस हैज 4 कंपोनेंट्स। सो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसके क्या कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है लैंड, नेक्स्ट होता है लेबर, नेक्स्ट होता है कैपिटल और नेक्स्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे लैंड जहाँ पे कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप होगी, लेबर जो वहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे, कैपिटल फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा लगने की जरूरत है, और एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जहाँ पे जिसका आइडिया है, जिस इंसान का आइडिया है जो ये सारी सेटअप्स को वो करेगा और प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, मतलब फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होगा और जिससे जो है प्रॉफिट होगा, ये एंटरप्रेन्योरशिप जिसका है उसको। तो दे आर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट हैव very specific meaning in the context of production. For example, we generally associate labor with hard physical work, but in the context of production it means human contribution to the process which could be either physical or mental. तो अगर हम इकोनॉमिक कंसेप्ट में जाएंगे तो ये जो हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं, तो इनका अलग स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे कि हम जनरली अगर हम लेबर की बात करें, हम मजदूरी की बात करें, एसोसिएट लेबर जैसे हम बात करते हैं, तो हमारा क्या मतलब होता है, जो बहुत श्रम वाला काम हो, हार्ड काम हो, ईटा ढोने वाला, रेती ढोने वाला, ये इस तरीके के हम फिजिकल वर्क को रिलेट करते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में जाते हैं, हम प्रोडक्शन के जरिए से देख रहे हैं, तो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, लेबर क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे लेबर का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का, उसमें ह्यूमन का क्या कंट्रीब्यूशन है, फिजिकली या मेंटली। जैसे कि अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो हम जब इकोनॉमिक कंसेप्ट के बेसिस में बात करेंगे, तो वहाँ पे लेबर जो है वो जो इंडस्ट्रियल जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो होंगे, ना कि कोई मजदूर होगा। तो इसलिए जो है एक ऐसा इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। तो वहाँ पे सबकी छुट्टी होती है, जितने भी वर्कर्स होते हैं उनकी छुट्टी होती है, चाहे वो जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रहते हैं, तो एक लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही ऑल द 4 फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इकोनॉमिक कंसेप्ट मीन्स in this chapter and how they come together in production process. तो यहाँ पे ये जो 4 फैक्टर्स हमें बताए गए हैं, क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे ये जो चारों जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है इकोनॉमिक कंसेप्ट में, और ये मिलके जो है प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। तो हु रिसीव व्हाट फ्रॉम द प्रोसेस, हाउ डज द वर्कर अर्न हिज कंट्रीब्यूशन, डज द प्रोडक्शन yields a surplus? The answer to these questions depend on the existing social system in which production is organized. तो यहाँ पे भाई किसको प्रॉफिट होता है, जिससे मतलब, और कैसे जो वर्कर है काम करते हैं, जाके जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सेफली चल सके, वो फुल एज चल सके, कैसे जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो ये सारे जो है डिपेंड करते हैं वहाँ के सोशल सिस्टम पे कि कैसे जो है प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे हम एक केस स्टडी देखेंगे जो सिटी रायपुर का है। तो इस केस स्टडी को स्टार्ट करेंगे, रायपुर एंड एक्सपांडिंग सिटी। तो कैसे जो है रायपुर एक बढ़ता हुआ शहर है, उसको हम देखते हैं। तो रायपुर कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ का। तो सिटी जो है इसके हेडक्वार्टर, ये जो रायपुर सिटी है वो हेडक्वार्टर किसका है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट। तो रायपुर एक पूरा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है और रायपुर सिटी जो है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो इट वाज डिक्लेयर्ड कैपिटल इन 2000 व्हेन छत्तीसगढ़ बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो जब 2000 में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, तब जो है रायपुर सिटी को क्या है, यहाँ पे का कैपिटल बनाया गया था। द सिटी हैज डेवलप्ड रैपिडली देन टू बिकम अ मेजर इंडियन मेट्रोपोलिस बाय 2011। तो सिटी जो है जैसे ही वो कैपिटल बना, उसके बाद से बहुत सारे, क्योंकि मेरा आंखों देखा है, मैं रायपुर में रही हूँ,
तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कैसे जो है रैपिड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया और एक बड़ी सिटी इंडियन मेट्रोपोलिस मतलब एक बड़ा सिटी बन गया है 2011 तक। तो रिच डिपॉजिट मिनरल डिपॉजिट्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है यहाँ पे इस स्टेट में, हमारे स्टेट में, जिससे जो है ये सिटी का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको उन्होंने बूस्ट किया है, मतलब बढ़ावा दिया है। तो सेवरल जो इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट्स है, फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, ये रायपुर के पास में इस्टेब्लिश की गई। तो सिटी एक रीजनल सेंटर है इलेक्ट्रिसिटी का और स्टील प्रोडक्शन का, और एक इमर्जिंग इंडस्ट्रियल हब है सेंट्रल और ईस्ट इंडिया का, और इट इज वन ऑफ the country's prominent market and state's vast forest resource, making it an important trading post for forest produce. तो एक इंडस्ट्रियल हब भी है। अगर हम सेंट्रल इंडिया के लेवल पे देखें या फिर हम ईस्ट इंडिया के लेवल पे देखें, एक होलसेल मार्केट्स है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों के होलसेल मार्केट है जो कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही मतलब जिसकी मार्केटिंग नहीं होती। जो सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ जो है 7 अलग अलग स्टेट से घिरा हुआ है। तो जितने स्टेट्स के लोग हैं यहाँ पे आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, ताकि वो होलसेल में यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीद के दूसरे जगह पे वो कर सकते हो। इंडस्ट्रियल हब भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, आगे हम देखेंगे। तो रायपुर इज easily accessible for other important cities by the network of national और state highways। तो जैसे कि मैंने बताया कि मतलब घिरा हुआ है, तो बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवे है जिससे हम इजीली जो है रायपुर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि NH46 जो है वो कनेक्ट करता है मुंबई और कोलकाता पास थ्रू द सिटी। ठीक है, जो NH46 है वो मुंबई से कोलकाता पास होते मतलब मुंबई और कोलकाता को कनेक्ट करता है, तो ये हमारे रायपुर सिटी से पास ऑन होता है। NH30 जो है जो कनेक्ट करता है विशाखापट्टनम से। तो और अलग जो सिटीज है भोपाल, न्यू दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, नागपुर, ये सारे जो है रोड या रेल नेटवर्क से इजीली एक्सेसिबल है। और एयर फैसिलिटीज भी से भी मतलब एयरपोर्ट से भी मतलब इजीली हम यहाँ से एक जो स्टेट है दूसरी जगह स्टेट में हम जा सकते हैं। Over last 15 years, large number of people from rural areas have migrated to Raipur and its suburbs in search of employment in factories and offices। तो 15 साल में, जो पिछले 15 साल में बहुत सारे लोग जो है जो छोटे छोटे गाँवों से हैं, आसपास के गाँवों से हैं, वो रायपुर में आए हैं। ये ना कि सिर्फ हमारे स्टेट से, अलग अलग स्टेट से भी लोग यहाँ पे आते हैं ताकि यहाँ पे उनको नौकरी मिल सके। जो फैक्ट्रीज है, ऑफिस है वहाँ पे। तो सिटी का जो जोग्राफिकल लोकेशन है ईजिली एक्सेसिबल है रोड से, और जो सिविक फैसिलिटीज़ है, ये बहुत सारी जो सिविक फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ये लोगों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित करती है और लोगों को खींचती है कि हाँ हम यहाँ पे आके बस जाए और हम यहाँ पे कुछ काम खोज सके। तो मैप 18.2 शो करता है कि कैसे जो इंडस्ट्रीज, मार्केट और सिविक सर्विसेज जो है वो रायपुर में कैसी फैली हुई है। इंडस्ट्रियल हब जो है नॉर्थ जो सिटी है नॉर्दर्न साइड में वहाँ पे लोकेटेड है। तो प्लांट हब है उरला, सिरतरा, बर्नपुर, जहाँ पे छोटी, बड़ी और लार्ज एंटरप्राइजेस है। अब हमको लैंड के बारे में देखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है लैंड। तो लैंड यूटिलाइजेशन इन रायपुर। तो लैंड कैसे यूटिलाइज किया गया है रायपुर में। तो रूरल एरियाज लैंड जो है प्राइमरी यूज होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और लोगों एंड पीपल लिव इन विलेजेस नियर एग्रीकल्चर फील्ड। तो रूरल एरिया में क्या होता है, लैंड्स किसके लिए यूज होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। और लोग कहाँ पे रहते हैं, जो खेत है उसके पास में रहते हैं। और सिटी में जो है खेती बाड़ी तो होती नहीं है, कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं होता है। तो पीपल फॉलो अदर ऑक्यूपेशन और डू अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो लोग जो है कुछ अलग ऑक्यूपेशन करते हैं, काम धंधा करते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो लैंड्स को किस लिए यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बनाने के लिए, ऑफिसेज, कमर्शियल ऑफिसेज बनाने के लिए, कमर्शियल ऑफिसेज जहाँ पे जैसे कि कोई बैंक है, ये कमर्शियल ऑफिस हो गया। ठीक है, वैसे ही रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए होता है और सर्विसेज बनाने के लिए होता है, जैसे कि प्रोवाइड सर्विसेज मतलब जो रोड्स है, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, शॉप्स, ये सब बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मेनी सर्विसेज टू पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो प्रोवाइड दिस सर्विसेज इन सम एरिया। सो गवर्नमेंट का ये जैसे कि हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सब के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट का वो रहता है कि वो लोगों के में जो बेसिक जो लिविंग है उसके लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जैसे कि अच्छा रोड, साफ पानी, स्वच्छता। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सिटीज़ में। और फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, स्टेट गवर्नमेंट ने डेटा ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन सिटी में वो किया और फॉर्मुलेट किया कि अल्टरनेट प्लान क्या हो सकता है लैंड यूज़ करने के लिए। तो एक सजेशन क्या था कि लैंड एलोकेटेड फॉर एंटरटेनमेंट एंड लेजर पार्क। ठीक है, जो एंटरटेनमेंट के लिए और जो पार्क्स वगैरह के लिए ओपन स्पेसेस है,
इसको 3 से 21% बढ़ाने की जरूरत है। तो लैंड यूज इन रायपुर सिटी, तो रेसिडेंशियल ये सारा एरिया 55% है, शॉप्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस 11% है, ऑफिसेस 12% है, ट्रांसपोर्ट 14%, एंटरटेनमेंट 3%, अदर्स 5%. So people build houses in urban area to live, but many house owners give their houses on rent. The rent vary according to the locality and available service. तो लोग जो है अर्बन एरियाज में क्या है, शहरी एरियाज में क्या है, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, साथ साथ ही कुछ प्रॉपर्टी ऐसी बनाते हैं जिसे वो रेंट दे सके। रेंट मतलब दूसरों को किराए में दे सके, ताकि दूसरे लोग जिनके पास खुद का घर नहीं है वो किराया देके उनके घर पे रह सके। और ये जो रेंट है वो अलग अलग होता है लोकेलिटी के ऊपर, एरिया के ऊपर, और कितनी फैसिलिटीज वो उनको प्रोवाइड करती हैं। तो लोग जो है पीपल ऑल्सो रेंट शॉप्स फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, तो लोग शॉप्स बना के उसको भी रेंट में देते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। कमर्शियल एक्टिविटीज़ मतलब वहाँ पे कुछ दुकान खोलने के लिए, जैसे राशन का दुकान हो सकता है, कपड़ों की दुकान हो सकते हैं, इस तरीके के। तो रेंट ऑफ कमर्शियल स्पेसेस इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल एंड प्रोमिनेंट मार्केट्स आर हाई। तो जैसे कि हम अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं, जो रेंट्स हैं, ठीक है, जो किराया है जो कमर्शियल स्पेसेस की, इस तरीके की शॉप्स की, तो अगर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे किराया 70 से 80 हज़ार लाख रुपए तक भी होता है। और प्रोमिनेंट मार्केट है, वहाँ पे भी जो किराया है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और वहाँ के लैंड के रेट्स भी ज़्यादा होंगे। बट मैनी सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेडर्स रन देयर बिजनेस इन स्मॉल स्टॉल एंड किसॉप। तो कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेडर्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेडर्स मतलब जो अपना काम खुद करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स में, और किसॉक्स मतलब छोटी सी दुकान जो होती है ना, उसे किसॉक कहा जाता है। तो इस तरीके के स्टॉल्स, जैसे कि गुपचुप ठेला वाला हो गया, समोसे के ठेले वाले हो गए, तो ये क्या है, छोटे से या तो उनका खुद का स्टॉल होता है या तो छोटी सी दुकान होती है। तो दे ओन देयर किसॉक और टेक देम एंड, या तो ये अपनी जो दुकान है उसको किराए पे लिए रहते हैं, उनको खुद का रहता है। देयर आर मेनी स्ट्रीट साइड वेंडर्स हु कैन नॉट अफोर्ड द रेंट। तो कुछ स्ट्रीट साइड वेंडर्स भी होते हैं जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते ये इस रोड से। तो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड हॉकर्स होते हैं जो ठेला वगैरह में सामान बेचते हैं, और एक लॉट मतलब बहुत सारी कंपटीशन है ये शॉप के और स्ट्रीट साइड स्पॉट्स को करने के लिए, और स्मॉल ट्रेडर्स और हॉकर्स और वेंडर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि कोई गुपचुप ठेला वाला किसी शॉप के सामने अगर अपना गुपचुप ठेला लगाता है, किसी ऑफिस के सामने गुपचुप ठेला लगाता है, तो पता है उसको रेंट देना पड़ता है उस स्पेस का जहाँ पे वो उसने अपना ठेला खड़ा होके लगा रहे थे। क्योंकि ये मैंने मतलब मुझे पता है, क्योंकि जब मैं 2013 से 16 तेलीबांधा के सामने, अगर आप रायपुर से हैं तो तेलीबांधा के सामने मेरा ऑफिस हुआ करता था, मैं वहाँ पे काम करती थी। तो वहाँ पे एक गुपचुप ठेला वाला सामने में खड़ा होता था, प्रेम इलाहाबादी, ठीक है, वो अभी भी है रायपुर में, उसी लोकेशन पे ही है तेलीबांधा के सामने में। तो वो उसने बताया कि वो वहाँ पे ठेला लगाने का सर को, जो हमारे बॉस थे, उनका खुद का प्रॉपर्टी था, तो उसको 5000 वो रेंट देते हैं उस स्पेस का। तब मुझे पता चला कि ये भाई ऐसा भी होता है बड़ी सिटियों में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन of land in cities is unequal, not according to people's need. Hence, any development plans for cities must ensure everyone gets home and opportunity to live a livelihood. तो डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का होता है सिटीज में, वो क्या होता है, अनइक्वल होता है, कि मतलब जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के पास खुद का घर हो, खुद की जमीन हो। तो डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं सिटीज़ में, तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा ये कि हर किसी को अपना एक घर मिले और हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो काम कर सके, ताकि वो पैसे कमा सके। उसके बाद हमको लेबर देखना है। तो लेबर क्या होता है, वी हैव सीन दैट लैंड इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड। लैंड इज नीडेड नॉट जस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। तो जैसे कि हमने देखा कि लैंड क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अर्निंग के लिए, लाइवलीहुड के लिए। तो लैंड सिर्फ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए नहीं होता, हमको इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो। सो इफ़ यू डू नॉट हैव हाउस, what would your family do? अगर हमके पास घर नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? They would probably rent a house to live in। तो हम क्या करेंगे, एक किराए का घर ले लेंगे। और मैनी फैमिली जो सिटीज़ में रहती है वो रेंटेड हाउसेस में ही रहती है। तो तो उनको क्या करना पड़ता है, अपना जो इनकम है उसका पार्ट जो है उनको रेंट में देना पड़ता है। तो रायपुर में सिर्फ ओनली 20% जो सम डॉलर्स है उनके पास लिटिल छोटी मोटी ज़मीन है, जिसे वो पट्टा कहते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने खुद के हाउस बनाए हैं। तो पट्टा क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है कि जो होल्डर है, मतलब जिसने वहाँ पे किसी भी ज़मीन में
उसने कब्जा करके अपना छोटा सा कुछ मकान बनाया है, उसको वो दे देती है कि हाँ तुम ये ज़मीन को रख लो। तो स्लम ड्वेलर्स क्या होता है, स्लम ड्वेलर मतलब जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनको जो सिविक फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि पीने का पानी, टॉयलेट्स, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, स्कूल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम दो पिक्चर दे सकते हैं, एक लोकल बाजार का है और ये क्या है, एक ठेला में एक आंटी कुछ बेच रही है। तो हॉकर सेलिंग गुड्स फ्रॉम हैंड कार्ट, तो ठेला को क्या कहा जाता है, हैंड कार्ट कहा जाता है। तो लो इनकम फैमिलीज इन रायपुर, तो कहा क्या है, लो इनकम फैमिली जिनकी जो आय है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो पीपल इन सिटीज लिव्स इन मेनी काइंड ऑफ रेसिडेंस, अराउंड 40% ऑफ पीपल इन रायपुर म्यूनिसिपैलिटी लिव इन स्लम्स, ऑफ दिस पॉपुलेशन अबाउट हाफ हैव माइग्रेटेड टू द सिटी। तो जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के रेसिडेंस होते हैं। अगर आप रायपुर की बात करें तो हम अगर चौबे कॉलोनी में चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पे, अच्छे अच्छे घर है वहाँ पे। और अगर हम कुछ और लेवल पे जाए तो वहाँ पे छोटे छोटे बस्तियाँ हैं। तो अलग अलग जगह पे हमको अलग अलग तरीके के आपको घर देखने के लिए मिलेंगे। तो 40% जो फैमिली है जो रायपुर म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं वो क्या है, स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। और इस पॉपुलेशन में आधे लोग जो है वो दूसरे जगह से, दूसरे सिटी से हमारे सिटी में आए हैं। जो सर्वे कंडक्ट हुआ था रायपुर में 2012 में, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि लोग स्लम्स में कैसे रह रहे हैं और इकोनॉमी हमारी जो सिटी है उसको कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पाई चार्ट है 18.4 में, ये शो करता है कि जो लार्ज सेक्शन जो स्लम्स में रहती हैं ये डोमेस्टिक हेल्प का काम करते हैं या फिर पॉटर्स है, शॉप हेल्पर्स है, ऑफिस प्यून्स एक्सेट्रा का काम करते हैं। तो सर्वे क्या शो किया था, एवरेज अर्निंग ऑफ स्लम डवेलर्स इज 6,763 पर मंथ। तो इनको अपना जो पूरी जो उनको मंथली वेज मिलता है, इनको खाने पीने का जो सामान है उसमें ख़त्म करना पड़ता है और दे हैव नो सेविंग्स, और उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होता ताकि वो अपनी इमरजेंसी नीड को फुलफिल कर सके। और उनको फोर्स करना पड़ता है कि वो लोन्स ले, जिससे कि वो लोन में दब के रह जाती है। तो यहाँ पे हमने ये वाला जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लो इनकम फैमिलीज इन रायपुर, तो ये यहाँ पे हमको दिया हुआ। अनस्किल्ड लेबर्स कितने हैं, स्किल्स फैक्ट्री वर्कर्स कितने हैं, एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं। तो अब जो है आगे हम देखेंगे लेबरर्स इन ए सिटी रायपुर एज एन एग्जाम्पल। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।